कैसे भी सब लोग, मैं हरेंद्र भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी करोगे। मेरे भाई मेहनत करेंगे। सभी साथियों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। ठीक है भैया, तो बच्चा भाटी जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए, फिर अपन चर्चाओं का सिलसिला शुरू करेंगे। चैट को आपकी कर देते हैं गोपनीय, ताकि आप सीधा संपर्क मुझसे साध पाए, आपसी बातचीत उतनी ना कर पाए। ठीक है भैया, ओके। अब आपके मैसेज सीधे मुझे दिखेंगे, आपको आपसी आपस में मैसेज एक दूसरे के नहीं दिखेंगे। ठीक है भैया, कहां तक हमने पढ़ लिया था? हमने बच्चे आपका सेकुलर तक, शायद पंथ निरपेक्ष तक हमने देख लिया था। इसके आगे की कहानी पे बात करेंगे, जिसे बोलते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे अगला शब्द आप नेचर के जो अगले शब्द हैं जो आप लिख लीजिए बच्चे, जिसे आप बोलते हैं डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक। तो मेरे भाई, जब मैं आपसे यहां पर बात करता हूं किसके बारे में, जब मैं आपसे यहां पर बात करता हूं भैया किसके बारे में, डेमोक्रेटिक के बारे में आपसे बात करता हूं, या मेरे भाई आप यहां पर चर्चा करता हूं किसके बारे में, लोकतांत्रिक को लेकर आपसे यहां पर बात करता हूं भैया किसके बारे में, लोकतांत्रिक को लेकर आपसे यहां पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है भैया, लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक को लेकर आपसे यहां पर हम बातचीत करेंगे। तो मेरे भाई, जब आप लोकतांत्रिक की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको यहां पर समझनी है, लोकतांत्रिक को लेकर क्या क्या चीजें आपको यहां पर समझनी है, इस बारे में आप मुझे बताइए। ठीक है भैया, तो मेरे भाई अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो एक शब्द है डेमोक्रेसी, एक शब्द है मेरे भाई लोकतंत्र। इस लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं बच्चे, ठीक है, इस लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है ना? तो अगर मैं आपसे यहां पर लोकतंत्र की बात करूं भैया, अगर मैं आपसे सबसे पहले मैं डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बात करूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बात करूं, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है लोकतंत्र का मतलब क्या है? दोस्त, लोकतंत्र का मतलब एक तरीके से मान लीजिए सरकार चुनी हुई है। गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय पीपल, या इलेक्टेड, है ना। सरकार अथवा सरकार के प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होंगे, है ना। यहां पर याद रखेंगे, सरकार अथवा सरकार के प्रतिनिधि, आप इसे कह सकते हैं सरकार अथवा, आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई सरकार अथवा सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि हैं, सरकार अथवा सरकार के प्रतिनिधि क्या होंगे भैया? निर्वाचित होंगे, है ना। क्या होंगे भैया? निर्वाचित होंगे, मतलब वो चुने जाएंगे, वोटिंग होगी उसके लिए, निर्वाचित होते हैं, तब यहां पर किसी सरकार को डेमोक्रेटिक बोलते हैं। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, है ना, शुड बी इलेक्टेड, है ना। क्या बोलेंगे भैया? शुड बी इलेक्टेड। तो जब कहीं पर ये इलेक्टेड होंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाता है मेरे भाई कि सरकार अथवा सरकार के प्रतिनिधि चुने हुए होंगे, तो वो वहां पर बच्चे क्या लोकतंत्र कहलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। ये हो गया सामान्य अर्थों में इसका मतलब, ये हो गया सामान्य अर्थों में इसका मतलब। ठीक है, अगर मेरे भाई यहां पर मैं चर्चा करूं लोकतंत्र की बात करूं, तो लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। हालांकि एक होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोल देते हैं, और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है इसमें हर चीज पर जो है निर्णय लिया जाता है। हालांकि आपकी परीक्षा में उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे कि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, उस पर उतनी चर्चा आपके एग्जाम में नहीं होगी। ठीक है भैया, तो यहीं पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं, अब एक लोकतंत्र को लेकर एक बेसिक समझ तो मैंने आपको बता दी। इसका मतलब है सरकार चुनी हुई है तो मतलब लोकतंत्र है। सरकार और सरकार के प्रतिनिधि, जैसे अब सरकार के प्रतिनिधि कौन होते हैं बच्चे, है ना, सरकार के प्रतिनिधि का मतलब है, जैसे मान लेते हैं आपकी लोकसभा जो सांसद वगैरह, जो संसद के अंदर लोग जो बैठते हैं, उनका चुनाव हुआ है या नहीं हुआ, तो चुन कर गए हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि अपनी मर्जी से, है ना, गुलशन को बना दिया, या बच्चे आपका तानिया को बना दिया, या मान लेते किसी अन्य व्यक्ति को बना दिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब वो चुनकर पहुंचे। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि भैया चलो मैं अगर आपसे बात करूं कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है, अब्राहम लिंकन की जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो क्या है ना। तो इन द ओपिनियन ऑफ अब्राहम लिंकन, अगर मैं बात मुझे, है ना, आप इसे कह मुझे, अगर मैं आपसे बात मुझे, है ना, अब्राहम लिंकन के शब्दों में, अगर मैं लोकतंत्र की परिभाषा अगर आपसे बात करूं, कि अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं कि अब्राहम लिंकन के शब्दों में, लिंकन के अगर शब्दों में आपसे बात करूं, शब्दों में अगर मैं बात करूं अब्राहम लिंकन के शब्दों में डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है, तो यहां पर आप एक तरीके से लिख सकते हैं मेरे भाई, यहां पर आप लिख सकते हैं कि इनके शब्दों में अगर डेमोक्रेसी की परिभाषा को डिफाइन करने की कोशिश की जाए, तो आप यहां पर याद रखेंगे सबसे पहला एक शब्द है जिसे बोलते हैं ऑफ द पीपल। ऑफ द पीपल बच्चे कैसे मुझे, ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन ने कहा डेमोक्रेसी की जब भी बात की जाती है तो अक्सर बच्चे जवाब देते हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन, इस तरीके से समझिए। ठीक है भैया, तो मेरे भाई अगर मैं आपसे चर्चा करूं इस ऑफ द पीपल, सबसे पहला शब्द है ऑफ द पीपल, मतलब जनता का शासन। तो इस ऑफ द पीपल का मतलब क्या है? ऑफ द पीपल का मतलब क्या है? यहां पर अब्राहम लिंकन ने तीन शब्द कहे, तीन गोल्डन वर्ड है बच्चे, ऑफ द पीपल, और दूसरा शब्द इन्होंने कहा है बच्चे, क्या दूसरा शब्द क्या कहा बच्चे, कौन सा, है ना, बाय द पीपल। दूसरा शब्द मेरे भाई कौन सा? बाय द पीपल। आप इसे कह सकते, बाय द पीपल कह सकते हैं, बाय द पीपल। और तीसरा शब्द कहा है बच्चे इन्होंने कि फॉर द पीपल। कौन सा भैया? फॉर द पीपल। आप इसे कह सकते, फॉर द पीपल आप इसे कह सकते हैं, फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इन तीन शब्दों में अब्राहम लिंकन ने इसे समझाने की कोशिश की है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल।
अब ये तो पहला शब्द, ये शब्द आप हो सकता है आपने पहले भी ये शब्द सुने होंगे, मैं इस बात को जानता हूं, आपने 3 शब्द सुने होंगे, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन, लेकिन शब्दों को समझने की कोशिश नहीं की होगी। इन शब्दों का जो रियल मीनिंग है, इस परिभाषा को दुनिया की सबसे बेस्ट परिभाषा कहा जाता है लोकतंत्र की। लेकिन क्यों सबसे बेस्ट परिभाषा दुनिया की कहा जाता है, ये बात आपको आज थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहला शब्द है मेरे भाई कौन सा, सबसे पहला शब्द है कौन सा, ऑफ द पीपल। अब इस ऑफ द पीपल का मतलब है कि जनता का शासन, इसका मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं किसकी, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, किसकी भैया, कंपोजिशन की आपसे यहां पर चर्चा की जा रही है, कंपोजिशन को यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये कंपोजिशन मतलब जैसा समाज वैसी सरकार, मतलब जैसे समाज में विभिन्न तबकों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न अन्य सामाजिक वर्गों के लोग, विभिन्न अमीर गरीब, ये जाति वो जाति, ये समाज, इन सब वर्गों के लोग, जैसे समाज में जिस प्रकार के लोग रहते हैं उस प्रकार के लोग बच्चे कहां पर होने चाहिए, सरकार में भी होने चाहिए। तब लगेगा कि ऑफ द पीपल, जनता की सरकार है ना, क्योंकि पता चली बच्चे किसी एक ही वर्ग के लोग सरकार में हैं तो जनता का शासन कैसे हुआ, वो तो किसी एक वर्ग का शासन हो गया ना। इसी वजह से कहा गया कि जैसा समाज वैसी सरकार, जैसे समाज जिस तरीके से बना हुआ है उसी तरीके से सरकार में भी विभिन्न वर्गों के लोग होने चाहिए। तो मतलब यहां पर कहा गया, आसान शब्दों में अगर कहना चाहूं तो इसे आप कह सकते हैं जैसा समाज वैसी सरकार, जैसा समाज का कंपोजिशन हुआ है वैसे ही सरकार का भी होना चाहिए। आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई, जैसा समाज वैसी सरकार, आप इसे कह सकते हैं, वैसी सरकार आप इसे कह सकते हैं। अब अगर अगला शब्द मैं आपसे यहां पर देखूं, ये बाय द पीपल अगला शब्द है। बाय द पीपल जो अगला शब्द है मेरे भाई, इस बाय द पीपल का मतलब क्या है, बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा शासन। अब लोगों के द्वारा शासन को लेकर मैं बात करूं, है ना, लोगों के द्वारा शासन का अगर मतलब आपसे समझना चाहूं मेरे भाई, तो लोगों के द्वारा शासन मतलब मेरे द्वारा शासन, मतलब अनामिका गौतम के द्वारा शासन, इसका मतलब शिवा गुप्ता के द्वारा शासन, सरोज यादव के द्वारा शासन, ठीक है, मतलब आप सबके द्वारा शासन की बात चल रही है। और आप सबके द्वारा शासन, रूपाली के द्वारा, अंतिमा के द्वारा, है ना, इस तरीके से याद रखेंगे, है ना, तंजुम खातून के द्वारा शासन। क्या आप लोग शासन करते हैं, जितने भी मैंने नाम लिए, या बाकी आप में से कोई भी? आप तो शासन नहीं करते। जनता का शासन तो मैं शासन क्यों नहीं कर रहा, वंदना शासन क्यों नहीं कर रही, उज्जवल शासन क्यों नहीं कर रहे, आप लोग शासन क्यों नहीं कर रहे? तो कौन कर रहा है भैया? ये लिखा हुआ तो है कि जनता के द्वारा शासन, बाय द पीपल। और हम शासन नहीं कर रहे तो हमें कैसे फील होगा कि हम ही शासन कर रहे हैं? चलो मान लेते हैं मेरे पास समय नहीं है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं शासन नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं है। कोई व्यक्ति है जो सब्जी बेच रहा है, कोई व्यक्ति जो है मान लेते कपड़े की दुकान खोल रखी है, कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन यहां पर लिखा गया जनता के द्वारा शासन। तो जनता तो शासन नहीं कर रही, और सब लोग शासन कर भी नहीं सकते। सब लोग शासन करेंगे मेरे बच्चे, अगर सब लोग शासन करेंगे तो समस्या हो जाएगी। पकोड़े कौन तलेगा, फिर सब्जी का ठेला कौन लगाएगा, डॉक्टर कौन बनेगा? तो इस वजह से ये बात जो है यहां पर बाय द पीपल जो शब्द है, ये बात करना चाहता है कि इसकी इलेक्शन की बात कर रहा है, निर्वाचन की बात कर रहा है। कैसे, किस चीज की बात कर रहा है? निर्वाचन की बात कर रहा है, इलेक्शन की। कि अगर मैं शासन नहीं कर रहा हूं तो कम से कम मुझे यह अधिकार तो है कि मैंने अपनी तरफ से आरती सचान को वोट दे दिया कि बच्चे काम करिए, आप शासन करिए, मैं पढ़ाऊंगा। या मैंने अपनी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को वोट दे दिया, तो कम से कम मैंने वोट दिया, मुझे इस बात की तो खुशी, मैं नहीं कर रहा हूं तो चलो ये कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ये कर रहे हैं मतलब मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तो चुन कर दिया, मुझसे ही तो पूछा गया। अब जिसे सबसे ज्यादा लोग कह देते हैं कि ये शासन करेगा, वो करेगा शासन। समझ गए मेरी बात? हाँ भैया, गंगोत्री वाले बैच और लाठीचार्ज वाले बैच दोनों के लिए क्लास है, दोनों के लिए क्लास है। समझ गए ना मेरी बात? तो इसे, अब इलेक्शन की तो मैंने बात कर ली, इलेक्शन की बात कर ली, चुनाव होंगे, इसका मतलब चुनाव होना चाहिए, पूछा जाना चाहिए जनता से कौन शासन करेगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, आपको यह बात भी समझनी कि इलेक्शन के बारे में भी आपको बता देता हूं कैसा होना चाहिए इलेक्शन। इलेक्शन कैसा होना चाहिए? फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। आप इसे कह सकते मेरे भाई, आप इसे कह सकते, इसे आप कह सकते हैं फ्री फेयर एंड रेगुलर, है ना, रेगुलर कह सकते हैं बच्चे। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वतंत्र, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं लगातार, लगातार, निरंतर। ठीक है? तो मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब है जो चुनाव होने चाहिए, है ना। सर जी, एमटीएस की गंगोत्री बैच में किस किस सब्जेक्ट का? भाई देखो यार, ये सब आप उसमें जाके चेक करो मेरे भाई। अभी फिलहाल आप पॉलिटी की क्लास के बारे में बात करिए दोस्त, है ना। मित्र, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप केवल पॉलिटी की क्लास के बारे में बात करेंगे, बाकी चीजों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है? समझे मेरे भाई? सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार, हाँ ठीक है भैया, धन्यवाद मेरे भाई, ठीक है दोस्त। अभी फिर केवल जो है दोस्त किसकी बात करेंगे? केवल इसी बात करेंगे, है ना। चलिए भैया, फोकस करते हैं। तो बाय द पीपल मतलब फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन, मतलब स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं लगातार चुनाव। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं लगातार चुनाव। चुनाव कैसे हो? स्वतंत्र हो, समझे भैया? मतलब ऐसे मान के चलिए सबको वोट डालने का अधिकार स्वतंत्र रूप से, कि आप जाइए, है ना, ऐसे नहीं किसी को रोक दिया जा रहा है कि नहीं भी आपको वोट नहीं है, जाने नहीं देंगे तुझे, है ना, वोट डालने के लिए। तो सबको वोट डालने का अधिकार हो। स्वतंत्र मतलब आप एक डिसाइड कर लो, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 23 साल, 25 साल, 60 साल कि ये व्यक्ति चुनेंगे। तो भैया सबको स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अधिकार है, महिला पुरुष सबको, ठीक है।
किसी जाति धर्म किस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। तो यहां पर सबको फेयर मतलब निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब क्या होता है कि कोई ईवीएम का घोटाला नहीं होगा, कोई ये नहीं रोएगा, है ना, कोई ये नहीं रोएगा अच्छा घोटाला हो गया, ईवीएम में गड़बड़ हो गई। तो निष्पक्ष होना चाहिए, कोई घोटाला नहीं होना चाहिए चुनाव में। चुनाव कैसा हो, स्वतंत्र हो, सबको वोट डालने का अधिकार हो, निष्पक्ष हो मतलब कोई घोटाला ना हो, और लगातार चुनाव हो। ये तीनों को चीज समझिए, लगातार भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सबको वोट डालने का अधिकार दिया, बिना घोटाले के चुनाव में जीत हो गई, मोदी जी मान लेते भारत के प्रधानमंत्री बन गए, और मोदी जी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद घोषणा करते हैं कि अब भविष्य में चुनाव होंगे ही नहीं, आपने स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मुझे चुन लिया, अब अहम ब्रह्मास्मि, जब तक सांसें चलेंगी मैं ही भारत का प्रधानमंत्री रहूंगा। तो ये तो बेमेंटी ना भाई, ये तो गड़बड़ बात है, समझे भैया, ये तो गड़बड़ बात है। और अगर गड़बड़ बात है तो इसका मतलब हमें अधिकार मिलना चाहिए भाई। अगर हमने गलती कर दी, अगर हमने गलती से किसी को प्रधानमंत्री चुन लिया, अगर गलती से किसी व्यक्ति को हमने सरकार का प्रतिनिधि चुन लिया और आगे हमें लगा कि बाद में गलती होगी, उसने तानाशाही स्टार्ट कर दी, तो हम क्या करेंगे भाई, प्लीज जाओ ना, आप जाओ, दोबारा चुनने का मौका दो। तो हम किसी और को चुनेंगे, अगर उसने भी गड़बड़ की तो फिर दोबारा किसी और को चुनेंगे। कम से कम डर होना चाहिए। हर 5 साल के बाद, है ना, हर 5 साल के बाद एक लिमिट तय कर लो। भारत में 5 साल है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जैसे अमेरिका में हर 4 साल में चुनाव होते हैं, भारत में हर 5 साल में होते हैं। लेकिन जो भी लिमिट आप तय करो उतने समय के बाद चुनाव होना जरूरी है। समझ गए मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब स्वतंत्र चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, लगातार। तो ये तीनों खासियत अगर चुनाव में है तब डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव हो गया उसके बाद लगातार वही है, इसे डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। लगातार चुनाव होते रहने चाहिए टाइम के बाद। अब तीसरा बच्चे, तीसरा बिंदु है आपका यहां पर, तीसरा बिंदु है फॉर द पीपल। फॉर द पीपल, फॉर द पीपल का मतलब क्या है? लोगों के लिए शासन, लोगों के लिए शासन। तो मेरे भाई अगर मान लेते हैं बच्चे, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं स्नेहा, एक बच्ची का नाम है आप में से, मान लेते हैं स्नेहा भारत की प्रधानमंत्री बन जाती है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद स्नेहा घोषणा करती है कि जितनी भी भारत में जो मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही सबको बंद कर दो, हवाई जहाज की फैसिलिटी बंद कर दो, जितने भी नेशनल हाईवे हैं हर नेशनल हाईवे पे हर 2 किलोमीटर के बाद एक गड्ढा खोद दो, स्टेट हाईवे में हर 1 किलोमीटर के बाद गड्ढा होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रोड में हर 500 मीटर के बाद एक गड्ढा होना चाहिए, है ना, जितने भी गांव की सड़कें हैं सबको उखड़वा दो, है ना, पक्की सड़कें आरसीसी सब उखड़वा दो, केवल कच्ची मिट्टी की सड़कें चलेंगी, केवल मिट्टी की सड़कें चलेंगी, है ना। तो इस तरीके की फैसले सुनाते, मोबाइल फोन बंद, केवल जो है लेटर जाएंगे, है ना, किसी को जो मैसेज की जगह अब जो है लव लेटर से काम चलाना पड़ेगा, बाकी जो है तार भेजने पड़ेंगे, इस तरीके की बोले कहते हैं कि मैं पुराना जीवन वापस लेकर आऊंगी, ऐसा स्नेहा यहां पर वादा करती है। तो यार ये भी तो स्नेहा ने लोगों के लिए ही किया। इन्होंने कहा भैया बस वगैरह जितनी भी इलेक्ट्रिक वाहन है सब कुछ नहीं, केवल घोड़ा टांगे चलेंगे। अगर स्नेहा ऐसी घोषणा करती है, स्नेहा ने भी तो लोगों के लिए किया, ये फॉर द पीपल के लिए ही किया। लेकिन ये तो फॉर द बैड ऑफ द पीपल हो गया ना मेरे भाई, ये तो फॉर द बैड ऑफ द पीपल हो गया, लोगों के बुरे के लिए हो गया। लेकिन इस फॉर द पीपल का मतलब अब्राहम लिंकन कहना चाहते हैं, इस फॉर द पीपल का मतलब फॉर द गुड ऑफ द पीपल। ये यहां पर बड़ा जरूरी है मेरे भाई, यहां पर बड़ा जरूरी है ना। इसका मतलब है फॉर द गुड ऑफ द पीपल। इस शब्द का मतलब है बच्चे क्या है? फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द पीपल। आप इसे कैसे बच्चे, मतलब लोगों के अच्छे के लिए शासन। एक शब्द में डिफाइन करना चाहूं तो आप इसे कहना चाहते हैं गुड गवर्नेंस, या आप इसे कैसे बच्चे सुशासन। इस शब्द का मतलब है सुशासन, मतलब अच्छा शासन। समझे मेरे भाई? तो यहां पर मेरे भाई सीधी सी बात, इस बात को समझिए, यहां पर सीधी सी बात मेरे भाई, इस बात को समझिए, ठीक है? हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब प्रधानमंत्री और लड़की को बना दो, वैसे ही लड़कियों ने भूचाल मनाए रखा है। कौन था ये? विनोद कुमार। आपको पता है आपकी मम्मी भी लड़की है, आपको पता है मेरे भाई आपकी सिस्टर भी लड़की है ना? समझे मेरे भाई? आपको जो जन्म दिया है वो भी महिला ही है, आपको पता है ना मेरे भाई, इसलिए पता नहीं क्यों भूल जाते हैं आप लोग, है ना। और आपसे बेहतर, आपसे कहीं ज्यादा मेहनत करती होंगी आपके घर में जो आपकी मम्मी है ना, आपसे कहीं ज्यादा समझदार होंगी वो, ठीक है। देश में महिलाएं कहां पहुंच गई, भारत की पहले भी प्रधानमंत्री रह चुकी है महिला, पता है मेरे भाई आपको, इंदिरा गांधी रह चुकी है, ठीक है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और आप देखिए ना, आपके 10th में कितने नंबर थे, आपके 12th में कितने नंबर थे, है ना। और देखिए टॉपर कितने सारे एग्जामिनेशन बोर्ड में महिलाएं टॉप कर रही हैं। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, है ना। आप किस मामले में बेहतर हैं? आपके पास सिंगल कोई ऐसी चीज नहीं होगी। आप टेस्ट दे लीजिए यूपी पुलिस का, भी आज ही टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। कितनी सारी महिलाएं, कितनी सारी लड़कियां मेरे भाई आपसे बेहतर नंबर लेकर आएंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप ऐसा नहीं कह सकते इस बारे में, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोच सकते मेरे भाई, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। आप अभी टेस्ट दे लो, मैं कह रहा हूं कितनी सारी लड़कियां आपसे बेहतर स्कोर लेकर आएंगी। तो आप खुद को बेहतर कैसे प्रूव करेंगे, है ना। ये तो मैं आपके लेवल पे बात कर रहा हूं, बड़े लेवल पे तो मैंने बात ही नहीं की भी,
अभी मैं उस लेवल पे तो अनुमा सिन्हा की बात कर लो, हिमा दास की बात कर लो, इंदिरा गांधी की बात कर लो, अभी तो उस लेवल पे जाना बहुत दूर की बात है। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करता हूं बच्चे फॉर द पीपल की, वापस आ जाता हूं। फॉर द पीपल मतलब फॉर द गुड ऑफ द पीपल। ठीक है, समझे मेरे भाई? तो यहां पर मैंने कहा फॉर द गुड ऑफ द पीपल मतलब सुशासन। तो मेरे भाई यहां पर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की मैं बात करूं, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई होगी, इतनी बात। दूसरी बात मैंने कहा अब्राहम लिंकन ने कहा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये तीन शब्द में डेमोक्रेसी को समझाया। अब आप समझ गए ना कि इन शब्दों का मतलब क्या था? जैसा समाज वैसी सरकार, है ना। चुनाव होने चाहिए, वो भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और लगातार चुनाव होने चाहिए। और सरकार का ड्यूटी है, जो सरकार चुनोगे आप, उसका काम है अच्छा शासन करना। तो जब ये तीनों चीजें होंगी तब लोकतंत्र बनेगा। समझ गए मेरे भाई इतनी बात? समझ गए मेरे भाई इतनी बात? चलो वेरी गुड। ये था बच्चे डेमोक्रेसी की परिभाषा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं बच्चे, है ना, समझे? उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये बात आपको यहां पर समझ में आई होगी। ठीक है भैया, चलिए दोस्त आगे बढ़ते मेरे भाई, थोड़ा दोस्त आगे बढ़ते मेरे भाई, आगे बढ़ते। इतनी बातें अगर आपने यहां पर देख ली तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला शब्द देखेंगे मेरे भाई। अब आप यहां पर अगला शब्द देखेंगे दोस्त। अगला शब्द मेरे भाई रिपब्लिक जिसे बोलते हैं, है ना। इसे आप क्या बोलते हैं बच्चे? है ना, रिपब्लिक आप इसे कह सकते हैं दोस्त। अगला शब्द मेरे भाई रिपब्लिक। अगला शब्द मेरे भाई रिपब्लिक, जिसे बोलते हैं गणराज्य। क्या बोलते हैं भैया? आप इसे गणराज्य कह सकते हैं या रिपब्लिक कह सकते हैं। तो मेरे भाई जब गणराज्य या रिपब्लिक की मैं आपसे यहां पर बात करता हूं, जब मेरे भाई गणराज्य या रिपब्लिक की आपसे बात करता हूं, इसका मतलब आपने कथन सुना है कई बार कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। सुपर 30 एक मूवी थी, उसमें भी ये डायलॉग था। अक्सर विवेक सर भी इस शब्द को कई बार बोलते देखे होंगे। तो आपको यहां पर यह समझना है मेरे भाई, ठीक है, आपको यहां पर मेरे बच्चे ये समझना है कि भैया राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। वो रिपब्लिक शब्द बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। जो गणतंत्र शब्द है ये बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसे सामान्य अर्थों में अगर आपसे चर्चा करूं, इसका सामान्य अर्थ में आपसे बात करूं, इसका सामान्य अर्थ अगर आपको समझाना चाहूं तो इसका मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा ना, राजा नहीं बनेगा मेरे भाई, राजा नहीं बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा यह शब्द आपको यहां पर कहना चाहता है, यह रिपब्लिक शब्द। लेकिन अब यहां पर बच्चे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना ये बता दिया करें। बोर्ड पे जितना एक एक शब्द लिखा जा रहा है सब लिखना है आपको, है ना। अभी आपको यही नहीं पता कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। आप मतलब पता नहीं, एक आध बच्चा तो कोई आप में से कुछ 2-4 बच्चे तो कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल इस तरीके की बातें करते हैं। देखने में लगता है कि यार मतलब तुम है ना, समझे कि निप्पल छोड़ के तुम अभी सीधे क्लास में आ गए हो। यार इतनी तो कॉमन समझ है कि सारी चीजों लिखवा रहा हूं, लिखने के लिए लिखवा रहा हूं, है ना। इतनी तो कॉमन सेंस वाली बात होती है मेरे भाई। ऐसी बात करेंगे तो कैसे, दिल टूट जाएगा मेरा। ऐसी बातें करोगे, रो दूंगा मैं, ऐसी बातें करोगे, पूरा स्टूडियो में पानी पानी हो जाएगा आंसू की वजह से। चलिए, तो यहां पर आप याद रखेंगे इसका जो अगर मतलब मैं समझाना चाहूं, है ना, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, है ना। सर जी पॉलिटी में बिल्कुल थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर धीरे धीरे मजा आ रहा है। ओ माय गॉड, चलिए स्वागत है मित्र आपका, है ना। मैंने आपसे पहले ही कहा था फोकस होके पढ़ते रहिए बस। ये मेरा आपसे वादा है कि पॉलिटी से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे कि राष्ट्र का प्रमुख, आप यहां पर कह सकते हैं भाई कि आप यहां पर कह सकते हैं कि राष्ट्र का प्रमुख मतलब देश का जो प्रमुख होगा, राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा भैया? निर्वाचित होगा मेरे भाई, है ना, निर्वाचित होगा। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, इस बारे में आपको यहां से पता होना चाहिए, है ना। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? निर्वाचित होगा। क्लियर इतनी बात, है ना। तो अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं तो राष्ट्र का प्रमुख मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टेड होगा, है ना। तो यहां पर दो चीजें मैंने बताई यहां पर कि प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब क्या है? इसका अगर मतलब सीधे जनता वोटिंग करते, जिस भी चुनाव में, आप यहां पर सिंपल सी बात समझना मेरे भाई, ठीक है, कि जिस भी चुनाव में सीधे जनता वोट डाल रही है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है, और जिस चुनाव में सीधे जनता वोट नहीं कर रही है उस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। समझे भैया? जैसे मान लेते हमने मिलकर चुना, किसे? विधानसभा के सदस्यों को चुना, और विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुन रहे, तो जो राज्यसभा के सदस्य चुने गए वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। जैसे हमने लोकसभा के सदस्यों को चुना, हमने चुना लोकसभा के सदस्यों को, और लोकसभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति को चुना, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष चुनाव। लोकसभा के सदस्यों को चुनाव कैसा हुआ? प्रत्यक्ष चुनाव। समझ गए मेरे भाई? अब यहां पर बच्चे अगर मैं बात करूं प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब, अगर आपसे चर्चा करें बच्चे, है ना, जो राष्ट्र का प्रमुख मतलब, राष्ट्र का प्रमुख आपको समझना है, राष्ट्र का प्रमुख भारत के अंदर कौन है? भारत के अंदर राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है। कहीं पर प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, कहीं पर वजीर आजम वगैरह, जो कहीं पर अलग अलग देश में अलग अलग नाम बोल सकते हैं राष्ट्र के प्रमुख को। हेड ऑफ द नेशन को अलग देश में अलग अलग, चाइना में कुछ और बोलेंगे, है ना, राष्ट्र प्रमुख भी कहीं पर बोल सकते हैं, है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द यहां पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, है ना।
तो मेरे भाई यहां पर हेड ऑफ द नेशन जो होगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या फिर बच्चे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। तो बच्चे डायरेक्टली इलेक्टेड कहां पर होता है, डायरेक्ट इलेक्शन बच्चे कहां पर होता है, तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूएसए का प्रेसिडेंट। यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसके लिए सीधे जनता वोट करती है, उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जबकि यहां पर भारत का जो राष्ट्रपति है वो उसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ना। इसका बात करूं बच्चे, इसका उदाहरण दूं तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जिसका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दोनों चुने जाते हैं, चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति का भी होता है, चुनाव भारत के राष्ट्रपति का भी होता है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है ना, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है बच्चे, वो कैसे होता है भैया, वो डायरेक्ट चुनाव होता है। मतलब कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हो चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव हो, हेड ऑफ द नेशन शुड बी इलेक्टेड बाय पीपल, इलेक्टेड, हेड ऑफ द नेशन शुड बी इलेक्टेड। यहां पर सीधा सा मतलब है ये, यहां पर सीधा सा मतलब इसे कैसे है कि हेड ऑफ द नेशन शुड बी इलेक्टेड। आप इसे आसान शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन, नेशन शुड बी इलेक्टेड। आप इसे कैसे, शुड बी इलेक्टेड, शुड बी इलेक्टेड कैसे भी चुनाव हो उसका चुनाव होना चाहिए। अगर हेड ऑफ द नेशन का चुनाव हुआ है इसका मतलब वो देश आपका बच्चे क्या है, वो देश आपका क्या है, आपका रिपब्लिक है। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं, 2 मिनट का, 2 मिनट का टेस्ट लेता हूं कि आपको कितनी चीजें यहां पर समझ में आई है। ठीक है, चलो भैया कितनी चीजें आपको समझ में आई है, अब मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं, क्योंकि लोकतंत्र और गणतंत्र में बच्चे कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो मैं आपको एक छोटी सी बातें पूछता हूं, छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं। जैसे अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे वहां पर बात करूं, जैसे आपसे बात करूं यूके का या ब्रिटेन की बात करूं, क्या ब्रिटेन मेरे बच्चे आपका डेमोक्रेटिक है, यह भी आप मुझे बता सकते हैं। क्या ब्रिटेन आपका रिपब्लिक है, यह भी आप मुझे बता सकते हैं। यहीं पर यूएसए अमेरिका की बात करूंगा, क्या अमेरिका आपका डेमोक्रेटिक है मेरे भाई, क्या अमेरिका आपका डेमोक्रेटिक है, क्या अमेरिका आपका रिपब्लिक है मेरे भाई, क्या अमेरिका आपका रिपब्लिक है, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे मेरे भाई किसके बारे में, भारत के बारे में बात करेंगे, क्या भारत आपका डेमोक्रेटिक है, क्या भारत आपका रिपब्लिक है। यह कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं मेरे भाई, तो ये जो यूके है, जो ब्रिटेन है, जो आपका इंग्लैंड है, क्या इंग्लैंड में लोकतंत्र है, क्या इंग्लैंड आपका डेमोक्रेटिक है। अब मैंने लोकतंत्र आपको समझाया हुआ था कि लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार होगी, सरकार चुनी हुई होगी, सरकार के प्रतिनिधि चुने हुए होंगे। तो क्या ब्रिटेन में सरकार होती है, बिल्कुल वहां पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, वहां पर सरकार चुनी होती है, सरकार वहां पर भी होती है, सरकार के प्रतिनिधि आपका ब्रिटेन में भी होते हैं, इंग्लैंड में भी होते हैं। क्या ब्रिटेन आपका रिपब्लिक है, क्या रिपब्लिक कैसे चेक करते हैं कि हेड ऑफ नेशन शुड बी इलेक्टेड। भाई ये तो देखा था, राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होना चाहिए। तो ब्रिटेन में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राजा या रानी होते हैं, राजा या रानी होते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पर बच्चे ब्रिटेन में राजा या रानी होते, इसका मतलब ब्रिटेन आपका बच्चे वहां पर राजा या रानी के लिए वोटिंग नहीं होती। इसका मतलब आपको पता चल गया ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां का जो राष्ट्र का प्रमुख है वो राजा रानी है, उसका चुनाव नहीं होता, उसके लिए कोई मतदान नहीं होता। अमेरिका की बात करें, क्या अमेरिका आपका रिपब्लिक है, क्या अमेरिका में राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है, बिल्कुल अमेरिका में राष्ट्र का प्रमुख होता है जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो अमेरिका में बच्चे रिपब्लिक तो है। क्या अमेरिका में डेमोक्रेसी है, क्या अमेरिका में डेमोक्रेसी है, बिल्कुल अमेरिका में देश का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख दोनों राष्ट्रपति ही होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अमेरिका में भी सरकार होती है बच्चे, ये दोनों है। अमेरिका डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी। अमेरिका में सरकार भी चुनी जाती है, सरकार के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अमेरिका में सरकार का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है और देश का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है। अब बात करते हैं भारत में, क्या भारत आपका डेमोक्रेटिक है, क्या भारत में लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। भारत में बिल्कुल सरकार होती है। मोदी जी चुनकर आए हैं कि नहीं आए, आए हैं ना चुनकर, आप लोगों ने वोट डाला है तभी तो चुनकर वहां तक पहुंचे हैं, समझे भैया। एक बच्चा कह रहा है जी इंग्लैंड में राजा होता तो भारत में राजा क्यों नहीं होता है। ये तो वाली बात होगी भाई, जब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे। अरे यार, अलग अलग देश, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग चीजें, अलग अलग संविधान, अलग अलग परिस्थितियां, कमाल की बात कर रहे हो, ये कोई बात हुई क्यों भैया। अरे भाई वहां पर राजा की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे भारत के राष्ट्रपति की, बिल्कुल वैसी है। बस भारत का राष्ट्रपति जनता से चुना जाता है, पावर उसके पास वही है। ठीक है, चलिए, है ना। ये तो वाली भाई बात होगी कि आपका भाई आपसे पढ़ने में तेज कैसे है, हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने बता दिया भारत में सरकार चुनी हुई होती है, सरकार प्रधानमंत्री चुने हुए हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है भैया भारत आपका डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिक कैसे चेक करते हैं, हेड ऑफ नेशन को लेकर। और हेड ऑफ नेशन बच्चे भारत में कौन है, राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति का क्या चुनाव हुआ है, बिल्कुल राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है। ठीक है भैया, तो कुल मिला के बच्चे मैंने आपको यहां पर बताया कि भैया आपका डेमोक्रेटिक क्या होता है, जब देश सरकार और सरकार के प्रतिनिधि चुने होते हैं तो सरकार के देश क्या होता है, लोकतांत्रिक कहलाता है। फिर मैंने बताया जब किसी देश का प्रमुख
अलग अलग हो सकते हैं, किसी देश में कुछ और कहते हैं, किसी देश में कुछ और कहते हैं, लेकिन जिसके पास भी देश के प्रमुख की पोस्ट होगी, वो अगर चुना हुआ है तो वो देश बच्चे, उसका चुनाव हुआ है तो वो देश क्या होगा, गणराज्य, गणतंत्र आपका कहलाएगा। इतनी बात मैंने आपको समझा दी। अब मैं बच्चे आगे बात करता हूं। तो आपको नेचर मैंने बता दिया, पूरा का पूरा नेचर बता दिया कि प्रियम्बल का ये नेचर होता है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल के बारे में, है ना। अब जो अगली चीज हम पढ़ने वाले प्रस्तावना के, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? अब आप यहां पर पढ़ेंगे दोस्त, कौन सा? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल की बात करेंगे दोस्त, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल की बात करेंगे, या इसे आप क्या समझे, क्या प्रस्तावना के उद्देश्य को बात करेंगे ना। प्रस्तावना के उद्देश्य पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या होगा। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बंधु, मेरे सखा, अगर मैं आपसे बात करूं प्रस्तावना के उद्देश्य को लेकर, इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या क्या है इसके ऑब्जेक्टिव, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? तो यहां पर सारे के सारे भाई आप लोग यहां पर याद रखना। एक बच्चे आपका यहां पर ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव बच्चे कौन सा? लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। फिर इसके बाद बच्चे आपका कौन सा हो जाएगा? इक्वालिटी हो जाएगा भैया। कौन सा? आप यहां पर बोलेंगे कौन सा? इक्वालिटी। आप इसे कह सकते, कौन सा? इक्वालिटी आप इसे कह सकते हैं। इक्वालिटी के बाद बच्चे कौन सा, है ना, फ्रेटर्निटी आप इसे कह सकते, कौन सा? फ्रेटर्निटी आप इसे कह सकते, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व कह सकते, कौन सा? बंधुत्व कह सकते, बंधुत्व कह सकते हैं, ठीक है। तो जस्टिस मतलब एक तरीके से आपके यहां पर क्या हो जाएगा? न्याय कह सकते, कौन सा? न्याय कह सकते हैं। आप यहां पर अगर मैं आपसे बात करना चाहूं मेरे भाई, तो आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे न्याय कह सकते, कौन सा? न्याय कह सकते हैं। लिबर्टी मतलब आप इसे स्वतंत्रता कह सकते, कौन सा? स्वतंत्रता आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इक्वालिटी मतलब ऐसे स्वतंत्रता, इसे आप यहां पर समता कह सकते, समता कह सकते हैं। और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व कह सकते, कौन सा? बंधुत्व। तो ये शब्द हैं जो मुख्यतः आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द हम यहां पर पढ़ेंगे कौन सा? जस्टिस। जस्टिस की बात करेंगे सबसे पहले। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये इसके ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, ये इसके उद्देश्य कहलाते हैं, इस बात को समझना, ठीक है। तो यहीं पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं बच्चे, है ना, यहीं पर अगर आपसे यहां पर चर्चा करूं, ठीक है। सर जी यूके के राजा का चुनाव कैसे होता है? भाई ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दे दिया था। अब यूके के राजा का चुनाव कैसे होता है ये थोड़ी ना आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा यार, है ना, ये थोड़ी ना आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना। तो सिर्फ ये तो एक आध एग्जांपल दे देते हैं, फिर तो आपको पूरा का पूरा जो है अमेरिका का जो है ना, सॉरी यूके ब्रिटेन का पूरा संविधान आपको समझाने लगे, ऐसे थोड़ी ना होता है दोस्त, है ना। अभी एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर बात करिए, है ना। एक सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर आपको मैं डाउट सेशन लगाऊंगा, पूछना, है ना। युगांडा का पूछना, आप क्या बात कर रहे हो आप, हैं। तो आप न्याय की आपसे यहां पर चर्चा करें। मैं इसी वजह से मैं कोशिश करता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल होते हैं उन्हें पिक कर लूं। आपको पता है चैट प्राइवेट क्यों करता हूं मैं? चैट प्राइवेट इसी वजह से करता हूं, है ना, कि भैया आप चीजों को थोड़ा सा समझ पाएं, फोकस कर पाएं, एक दूसरे के कमेंट से डिस्टर्ब ना हो पाए। जो पढ़ रहे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, उनका पूरा फोकस यहां पर रहे, बोर्ड पर रहे, मेरी बातों पर ध्यान रहे पूरा। समझ रहे मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर जस्टिस या न्याय को लेकर बात करेंगे बच्चे, है ना। तो जस्टिस जो शब्द है यहां पर बते प्रस्तावना के उद्देश्य जो है, जैसे आपका उद्देश्य है यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना, या मान लेते एसएससी में सिलेक्शन लेना, ठीक है, आपका उद्देश्य होता है। अब आपके उद्देश्य तो मैंने बता दिया, ऐसे ही हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है ना, समझे भैया, है ना, समझे बच्चे। तो यहां पर मैंने आपको बता दी बच्चे। तो जस्टिस को लेकर अगर मैं बात करूं बच्चे, जस्टिस को लेकर आपसे चर्चा करूं, तो यहां पर तो राजा मतलब यहां पर जस्टिस मतलब न्याय कैसे बच्चे, और कितने प्रकार की न्याय की बात की गई? तो 3 प्रकार का, है ना। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस की यहां पर बात की गई। किसकी भैया? तो आप यहां पर याद रखेंगे 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस की बात आपसे यहां पर की गई। 3 प्रकार के न्याय की बात आपसे यहां पर की गई। 3 प्रकार के न्याय की बात आपसे यहां पर की गई। अब मुद्दा है ये 3 प्रकार कौन कौन से न्याय के, 3 प्रकार कौन कौन से? तो इस 3 प्रकार को भी देख लेते हैं, 3 प्रकार को भी देख लेते हैं बच्चे। तो एक तो आपका सामाजिक न्याय होगा भैया, सोशल जस्टिस जैसे आप कहते हैं। एक आपका सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक तथा कौन सा? राजनीतिक। कौन सा? राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की आपसे यहां पर चर्चा की गई, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, है ना। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 प्रकार के न्याय की यहां पर आपसे बात की गई, है ना। कहां से भैया? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। अब सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि समाज में जितने भी वर्ग हैं, जाति, धर्म या अन्य सामाजिक वर्गों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है भैया। तो आप यहां पर आसान शब्दों में कह सकते, आप यहां पर आसान शब्दों में कह सकते क्या कि जाति, धर्म तथा अन्य सामाजिक वर्गों के बीच, अन्य सामाजिक वर्गों के बीच, अन्य सामाजिक वर्गों के बीच, वर्गों के बीच भेदभाव पर, है ना, भेदभाव निषेध करने की बात करता है। भेदभाव निषेध की बात आपसे यहां पर की गई है ना, आपसे यहां पर चर्चा की गई बच्चे सामाजिक न्याय में, ठीक है। या कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात ये कही गई है, ठीक है। अब आर्थिक न्याय मतलब इकोनॉमिक जस्टिस की बात करूं बच्चे, तो जो अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं उस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अगर इकोनॉमिक जस्टिस की बात बच्चे तो आप इसे कहते हैं अमीर तथा गरीब के आधार पर, अमीर तथा गरीब के आधार पर, अमीर तथा गरीब के बेसिस पर, गरीब के आधार पर नो डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई, आधार पर याद रखेंगे भेदभाव पर रोक, है ना, भेदभाव पर रोक लगाने की बात आपसे यहां पर की जाती है बच्चे, ठीक है। अब राजनीतिक न्याय मतलब पॉलिटिकल जस्टिस की बात करूं तो जो आपको पॉलिटिकल राइट है वो आप सबको मिलेंगे,
है ना, पॉलिटिकल अधिकार, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। बच्चे याद रखेंगे, सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, सिंपल सी बात है ये, सभी को राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, है ना, मिलेंगे, सभी को राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, सिंपल सी बात है ये। अब अगर आपसे पूछा जाए राजनीतिक अधिकार कौन कौन से भैया, राजनीतिक अधिकार में एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूं तो आप कैसे तरीके से, मतदान करने का अधिकार, यहां पर आपका जाएगा बच्चे, जैसे मतदान का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, जैसे आप याद रखेंगे चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना बच्चे, ये भी आपका बच्चे कैसा पॉलिटिकल राइट आपका हो जाता है। यहीं पर आप कैसे बच्चे, राजनीतिक पार्टी बनाना, ठीक है, आप यहां पर बच्चे कोई राजनीतिक पार्टी बनाना, राजनीतिक पार्टी बनाना, ठीक है, तो इस तरीके से एटसेट्रा आप कैसे बच्चे, ये सारे अधिकार आपको मिलेंगे, ये सारे अधिकार आपको मिलेंगे। तो मैंने कहा बच्चे प्रस्तावना में जो उद्देश्य है ना, उसमें जो कुछ शब्द हैं जो प्रस्तावना के उद्देश्य को दर्शाते हैं। सबसे पहला शब्द जस्टिस, जस्टिस मतलब जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब तीन प्रकार के जस्टिस की बात की गई प्रियम्बल में। तीनों प्रकार कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपसे सवाल बन सकता है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई प्रस्तावना में, तीन प्रकार के, किस क्रम में है, तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस क्रम में शब्द लिखे हुए, उसी क्रम में मैंने आपको यहां पर लिखे हुए। इसके अलावा सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है। हालांकि यह संभावना कम ही है कि इस तरीके से सवाल बन जाए, लेकिन फिर भी किस्मत खराब कई बार होती है, तो मैंने आपको लिखवा दिया कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। एक और चीज आपको यहां पर, है ना, एक और चीज, सर जी PYQs कहां मिलेंगे भैया, आपसे विनम्र निवेदन है, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तो केवल पढ़ाई पे फोकस करा करो, केवल इसमें, इस टॉपिक के अलावा कोई भी सवाल मैं आपका पिक नहीं करूंगा, उठाऊंगा ही सवाल, है ना, तो ऐसा सवाल करने का कोई फायदा भी नहीं है। आप जो भी इसके अलग कोई सवाल करना हो, इस टॉपिक से अलग हटके कोई भी सवाल करना हो, तो जब क्लास खत्म होने वाली हो, लास्ट के 3-4 मिनट बचे हो, तब आप ये इस तरीके के सवाल मुझसे पूछा करें। इससे क्या होता है, डिस्टर्ब होती है पढ़ाई बीच में सवाल पूछने से, समझ रहे हो, और क्लास टॉपिक से अलग हटके जो सवाल होते हैं उस पर। तो आपसे विनम्र निवेदन है, क्लास के लास्ट में ऐसे सवाल पूछ ले, लेकिन बीच क्लास में, क्योंकि एक पूरा फोकस्ड होता है कि यार ये चीज पढ़ा रहे हैं, पूरा दिमाग में, है ना, एक फ्लो चार्ट टूटता है। समझ रहे मेरी बात, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आप ही के लिए फायदेमंद है। और इसे आपको इतना कमेंट करने का समय कैसे मिल जाता है ना, आप फोकस करिए, जो आप कंटेंट चल रहा है उसे लिखिए, उसके नोट्स बनाइए, साथ के साथ नोट्स बनाइए, साथ के साथ समझिए, क्योंकि बाद में थोड़े ना नोट्स बनाएंगे, उसके लिए आप बाद में समय निकालेंगे। समय क्यों बर्बाद करना मेरे भाई, समय बड़ा कीमती है दोस्त, समय की वैल्यू समझिए, साथ के साथ लिखिए, साथ के साथ समझिए, ठीक है, वरना बाद में लिखेंगे तो उतना एक्स्ट्रा टाइम आपको चाहिए होगा, बाद में जो समय उसमें रिवीजन करिए, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई। तो मैं अगर आपसे यहां पर चर्चा करूं, तो मैंने बताया कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे ना, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। अब यहां पर एक और बात आपको समझनी होगी बच्चे, कि ये जो न्याय का सिद्धांत है, ये हमने कहां से लिया है, इस बात को भी समझिए, है ना, समझे मेरे भाई। तो यहां पर इस बात को समझिए मेरे भाई, ये जो न्याय का सिद्धांत है, ये हमने कहां से एडॉप्ट किया है, क्या आपको ये बात पता है दोस्त, क्या मेरे भाई आपको ये बात पता है। तो यहां पर एक और बात याद रखना कि न्याय का सिद्धांत जो है, ये एडॉप्टेड फ्रॉम कहां से भैया, एडॉप्टेड फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति से इसे लिया गया है। एडॉप्टेड फ्रॉम, है ना, रशियन रिवॉल्यूशन, है ना, रशियन रिवॉल्यूशन मतलब रूसी क्रांति से लिया गया है। ये जो न्याय का सिद्धांत है कहां से लिया गया बच्चे, तो हमने रूसी क्रांति से न्याय का सिद्धांत है जो प्रस्तावना में शामिल किया है। अब दूसरे शब्द पे बात करेंगे जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता। अब मेरे भाई आप यहां पर दूसरा शब्द पर समझेंगे, दूसरा शब्द जो कौन सा भैया, आपका स्वतंत्रता दूसरा शब्द है। आपका दूसरा शब्द क्या है मेरे भाई, स्वतंत्रता, ठीक है, समझे मेरे भाई, हाँ जी भैया, स्वतंत्रता शब्द। तो आप लोग हेडिंग डाल दो मेरे भाई, स्वतंत्रता, सारे के सारे बच्चे। ये न्याय शब्द सबको समझ में आ गया हो, कितने प्रकार का न्याय, तीनों प्रकार के न्याय का मतलब क्या है, लिया कहां से गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला शब्द देखेंगे बच्चे, कौन सा, स्वतंत्रता, लिबर्टी या स्वतंत्रता। जब आप यहां पर लिबर्टी की बात करते हैं मेरे भाई, जब आप यहां पर लिबर्टी की बात करते हैं, या आप यहां पर बात करते हैं किसकी, स्वतंत्रता की बात करते हैं भैया, तो हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। सबसे पहली बात तो आपको यहां पर यह समझना चाहिए कि स्वतंत्रता का सिद्धांत कहां से लिया गया है। सबसे पहली बात मेरे भाई याद रखेंगे कि एडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे भैया, कि एडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, कहां से बोलेंगे भैया, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप इसे कह सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब आप इसे कह सकते हैं, ये जो लिबर्टी या स्वतंत्रता का सिद्धांत है हमारी प्रस्तावना में, ये हमने कहां से, फ्रांसीसी क्रांति से लिया है ना, कहां से लिया भैया, फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांसीसी क्रांति से लिया, इस बात को समझेंगे। अब अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं मेरे भाई, है ना, ये जो आपकी स्वतंत्रता है, ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है ना, समझे बच्चे, समझे भैया। तो यहां पर कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो आप कह सकते हैं 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी की बात की गई है। यहां पर बात की गई है कितना, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी की आपसे यहां पर बात की गई, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी की आपसे यहां पर चर्चा की गई मेरे भाई। 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये 5 प्रकार कौन कौन से भैया, 5 प्रकार कौन कौन से, आपको ये भी बता दे दो भैया 5 प्रकार कौन कौन से। तो इसमें 5 प्रकारों को लेकर अगर आपसे चर्चा करें कौन कौन सा, तो आप यहां पर लिख लेना मेरे भाई, ये 5 प्रकार कौन कौन से, ये 5 प्रकार कौन कौन से, आपको ये भी लिखवा देता हूं। तो आप बोलेंगे बच्चे कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, है ना, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
विश्वास, धर्म तथा उपासना, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। समझ गए? ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेस, है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, है ना, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है भैया? तो आप इसे कैसे बच्चे, है ना, एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी में लिखिए। नहीं लिखेंगे भैया हिंदी में। कानों में ना रुई निकालो, जो कानों में आपने रुई ठूसी हुई है इसे निकालो। ठीक है? जो कानों को आपने बंद किया हुआ है, केवल आंखें लेकर क्लास में ना आए, कान भी क्लास में लेकर आए। ईश्वर ने आपको, भगवान ने आपको जो चीजें, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स दिए ना, उनका इस्तेमाल करना होता है ना। और आपको शायद इस बात को भूल गए कि एक समय पर एक ही बॉडी पार्ट का यूज नहीं होता, एक समय पर कई सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंख और कान एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको आंखों से एडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन सुनाई दिया, दिखाई दिया। कानों से आपको यह भी सुनाई दिया होगा कि इसे फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है? तो आंख और कान दोनों का इस्तेमाल करिए, है ना, समझे बच्चे? वरना फिर या फिर कानों का इस्तेमाल ही क्या, कान का करेंगे ही क्या फिर आप, है ना। दोनों एक साथ इस्तेमाल, शायद बचपन से आपको अब तक ये बात पता नहीं होगी कि आंख और कान दोनों एक साथ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कमाल के व्यक्ति। ठीक है? तो यहां पर बच्चे मैंने क्या कहा कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, तो विचार शब्द का मतलब क्या है ना, समझे बच्चे? विचार शब्द, विचार और अभिव्यक्ति में अंतर क्या होता है, पहले इन दोनों का अंतर समझिए। जब मैं बोलकर आप तक कोई बातें पहुंचाता हूं, है ना, जब मेरे भाई मैं आपको बोलकर कोई बात पहुंचाता हूं, बोलकर कुछ कहना चाहता हूं, तो इसका मतलब उसे बोलते हैं विचार। जब हम बोलकर दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते हैं तो इसे बोलते हैं विचार। अभिव्यक्ति क्या होता है, जब बिना बोले दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाई जाती है, इसे बोलते हैं अभिव्यक्ति, है ना, समझे भैया? इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, अभिव्यक्ति कहा जाता है। अभिव्यक्ति का मतलब समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आप मुझसे पूछो, है ना, आप मुझसे पूछो कि सर कल क्लास होगी, और मैं क्या बोलूं, मैंने ये कहा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन मेरे इशारे से फिर भी आप, मेरे बिना बोले आप समझ गए, बिना बोले आप समझ गए क्लास कल नहीं होगी। मतलब ऐसा कह नहीं रहा हूं मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। कभी आप सोचे अच्छा सर ने मना किया था क्लास नहीं होगी, तो मेरे भाई ऐसे समझिए, अभिव्यक्ति मतलब अलग अलग तरीके से, है ना, अलग अलग तरीके से। तो अभिव्यक्ति को लेकर अगर आपसे यहां पर चर्चा करेंगे भाई, अभिव्यक्ति को लेकर आपसे चर्चा करेंगे बिना बोले दूसरे तक बहुत सारी बच्चे, जैसे मिस्टर बीन की कॉमेडी आपने देखी होगी, जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्में आपने देखी होंगी, तो बिना बोले कॉमेडी होती है, बिना बोलती फिल्में हैं, लेकिन फिर भी आप 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक देखते हैं। या कई बार मान लेते हैं मैंने किसी बच्चे को डांट दिया, अब वो रोतड़ी सी शक्ल बना के ना, आंख से आंसू निकलने वाली जो इमोजी बना के भेज रहा होता है। या किसी का बच्चे का कमेंट मैंने मान लेते हैं उसने 20-50 कमेंट किए, मैंने नहीं पढ़ा, तो लाल टमाटर समूह बना के भेज रहा होता है ना। मैं समझ जाता हूं अच्छा ये गुस्से में है, इसका मतलब इसका कोई कमेंट वगैरह वो पढ़ा नहीं, है ना, समझे बच्चे? तो मेरे भाई इसका मतलब आप समझ जाइए, इसे क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति। तो जब बोलकर दूसरे तक बातें पहुंचाते विचार होता है, बिना बोले मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है। जैसे आपने जीआईएफ वगैरह देखी ना, जो इमोजीज का नेक्स्ट वर्जन है जीआईएफ, देर रात की चर्चाओं में आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं कई बार। तो विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, और एक होता है विश्वास। विश्वास का मतलब बच्चे क्या है, विश्वास का मतलब है आपकी इंटरनल फ्रीडम, एक तरीके से आपके अंतर मन की जो स्वतंत्रता है। विश्वास का मतलब है किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में विश्वास। इस विश्वास का मतलब है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में विश्वास। आपको विश्वास हो सकता है अपने पिता में, आपको विश्वास हो सकता है अपनी माता में, आपके बड़े भाई में, आपके छोटे भाई में आपको विश्वास हो सकता है। आपको विश्वास हो सकता है अपनी पत्नी में, अपने पति में विश्वास हो सकता है। आपको अपनी गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में विश्वास हो सकता है ना। पत्थर में विश्वास हो सकता है ना। आपको मूर्ति में विश्वास हो सकता है ना। वो गाना सुना ना, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो किसी में भी विश्वास, किसी में भी भगवान आपको देख सकते हैं, इस बात को आप समझिए। समझ गए मेरे भाई इतनी बात? तो कुल मिला के मैंने आपको सारी बातें आपको बता दी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और एक होता है आपका धर्म। ठीक है? धर्म का मतलब तो सब लोग जानते हैं, तो सिंपल है, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। और दूसरा बच्चे उपासना। उपासना क्या होता है? उपासना मतलब एक तरीके की पूजा पद्धति होती है, एक तरीके की पूजा पद्धति होती है। जैसे कोई पूजा ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है ना। तो हर किसी की अपनी पूजा पद्धति हो सकती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और ये स्वतंत्रता का सिद्धांत कहां से लिया गया है। इसके आगे चर्चा करेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भैया? बाकी आप लोग अच्छे से एक तरीके से अपने नोट्स वगैरह बनाते रहना, है ना। एग्जाम में जिस जिस तरीके से आपकी परीक्षा में सवाल बन सकते हैं, उस हर तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि वो चीजें मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है? बाकी अच्छे से मैक्सिमम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए दोस्त। रिवीजन जब सिर्फ 5 मिनट रिवीजन कर लिया आपको मेरी क्लास का, इससे ज्यादा मैं आपको बोलता भी नहीं हूं। ठीक है? समझिए मेरे भाई? चलिए, और अगर मान लेते आज पढ़ लिया आपने, कल को अगर आपको ये समझ में ना आए, मतलब घर जाकर एक बार रिवीजन करें, नहीं समझ में आए, तो अगले दिन क्लास में आते ही पहले 3 मिनट में, पहले 3-4 मिनट में आके पहले वही क्वेश्चन पूछो, आके पहले वही क्वेश्चन पूछो। ठीक है? तो ये तरीका होना चाहिए मेरे भाई। चलिए दोस्त, आप सभी को बहुत सारा प्यार, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, है ना। लव यू मेरे भाई, सभी को बहुत सारा प्यार। क्लास अच्छी लगी तो एक बार थम्स अप करके बताइए सारे के सारे बच्चे। क्लास में मजा आए तो एक बार थम्स अप करके बताइए सारे के सारे बच्चे। ठीक है भैया? सारे के सारे बच्चे एक बार थम्स अप करके बताइए।